हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, भारत के द्वारा एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। भारत के द्वारा ये जो टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, ये दुनिया में मात्र भारत को छोड़ करके एक और देश के पास है, वो उसका नाम है रूस। और भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जो इस पर कार्य कर रहा है। और कार्य ही नहीं, बल्कि ये सेकेंड स्टेज का क्रिटिकल स्टेज को भारत के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। और लास्ट में एक स्टेज और बची है जिसका नाम होता है AHWR। जबकि जो दूसरा स्टेज है जिसे हम बोलते हैं PFBR, ये स्टेज पार कर ली गई है। और अभी आप जानते होंगे कि सबसे पहले जो कि नेचुरल तरीका है अभी भी जो यूरेनियम से लाइट बनाने का, उसे हम बोलते हैं PHWR। तो PHWR से भारत अब पहुंच गया है PFBR। और जो लास्ट वाली स्टेज है उसे हम बोलते हैं AHWR। और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और ये ब्रेक थ्रू क्यों है? ऐसा नहीं है कि दुनिया ने इस पर कार्य नहीं किया, कार्य किया। और मैं आज आपको इस पर दिखाऊंगा कि यूएस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, जर्मनी के द्वारा बिलियंस और बिलियंस डॉलर लगाने के बाद भी जापान जैसे कंट्री ने भी इस पर 15 बिलियन डॉलर खर्च किए, लेकिन सफलता इसमें हासिल नहीं हुई। लेकिन भारत के द्वारा इस सफलता हासिल की गई है। बहुत ज़्यादा आप क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल इसे समझाऊंगा, तो आप आज बने रहें और देखेंगे इसके अंदर कि भारत ने आखिर करा क्या है। लेकिन अगर मैं आप आगे बढ़े, पहले एक छोटी सी वीडियो आप देख लीजिए इससे रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए। India has just crossed a major milestone in its nuclear energy journey. At Kalpakkam in Tamil Nadu, the country's prototype fast breeder reactor, or PFBR, has attained criticality. Now that may sound technical, but it marks a crucial moment. Criticality is the stage where a nuclear reactor can sustain a controlled chain reaction, meaning it can now generate energy continuously. तो आपने इसमें समझा कि जो कल्पक्कम है वहां पर ये जो क्रिटिकली है, ये स्टेज हमने पार कर लिया है। और मैं आज आपको इसमें सारी जो टेक्नोलॉजी है ये मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये है क्या। देखिए, भारत का असीमित ऊर्जा की ओर छलांग, 3 चरणीय ऊर्जा परमाणु कार्यक्रम का दूसरा पड़ाव भारत के द्वारा पार कर लिया गया है। मैंने आपको बताया कि जो पहला स्टेज है जिसमें हम यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, उसे हम PHWR बोलते हैं। और दूसरा जो स्टेज आता है वो आता है PFBR। और जो लास्ट स्टेज आता है वो होता है AHWR। अच्छा, ये जो 3 स्टेज है, इनमें अगर हम तीसरे स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो लगभग 700 ईयर्स तक, कितना, 700 ईयर्स तक बिना कोई खर्च किए, बिना कुछ किए ही आपको एनर्जी की आवश्यकता आपकी पूरी हो जाएंगे। और आप जानते होंगे कि भारत 100 गीगावाट ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, जबकि भारत अभी कहां पर है? 5 गीगावाट पर अभी भारत खड़ा हुआ है। तो ये ग्रीन एनर्जी से अगर हम ये सब प्राप्त करना चाहते हैं तो ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा वो आज आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें जो थोड़ा टेक्निकल दिया आप उसे समझिए। जो फर्स्ट स्टेज में होता है जिसे हम PHWR बोलते हैं, इसके अंदर यूरेनियम 235, ये यूरेनियम के आइसोटॉप्स होते हैं। यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234, इसे हम बोलते हैं नेचुरल यूरेनियम। इससे बिजली बनाई जाती है जो रिएक्टर्स के अंदर। अच्छा, जो इसमें वेस्ट के रूप में निकलता है वो क्या होता है? उसे हम बोलते हैं डिप्लेटेड यूरेनियम। डिप्लेटेड यूरेनियम जिसको हम बोलते हैं UF6। क्या बोलते हैं? UF6, इसको हम बोलते हैं डिप्लेटेड यूरेनियम। और साथ ही साथ निकलता है प्लूटोनियम। क्या निकलता है? प्लूटोनियम। समझ में आ जाएगा आपको, देखो आसानी से। अगर मैं थोड़ा सा इसमें एक ये भी लेकर के समझाऊं आपको, समझ आएगा। देखिए, रिएक्टर्स, पहला जो प्राइमरी स्टेज है, 3 स्टेज होती हैं। 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज हो गया, दूसरा सेकंड स्टेज हो गया, तीसरा थर्ड स्टेज हो गया। पहले स्टेज के अंदर जो रिएक्टर्स आते हैं उन्हें बोलते हैं PHWR। क्या बोलते हैं? PHWR। दूसरे स्टेज के अंदर जो रिएक्टर्स आते हैं उन्हें बोलते हैं PFBR। और जो तीसरे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? AHWR। AHWR। ये 3 रिएक्टर है। अब देखिए, भारत और दुनिया में इस तरीका से PHWR से ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम के 3 आइसोटॉप है, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234। 238, यूरेनियम 238 का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है, नेचुरल यूरेनियम। और इससे जब बनता है तो डिप्लीटेड यूरेनियम क्या निकलता है? जब रिएक्शन होती है तब जो अवशेष के रूप में बनता है वो बनता है डिप्लीटेड यूरेनियम, जिसे हम UF6 बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या निकलता है?
प्लूटोनियम। क्या निकलता है? प्लूटोनियम। अब उसके बाद में अब देखिए सेकेंड स्टेज में क्या आता है, जो भारत के द्वारा अभी परीक्षण किया गया है, इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज में से क्या क्या निकले हैं, डिप्लेटेड यूरेनियम और इसके साथ में प्लूटोनियम। अब हम क्या करते हैं, जो प्लूटोनियम जो बना है उसके साथ में क्या किया जाता है, थोरियम मिलाया जाता है। थोरियम अब जानते हैं 232 TH232 क्या मिलाया जाता है इस प्लूटोनियम के साथ में, TH232, इसे बोलते हैं थोरियम 232। इसको मिलाया जाता है और रिएक्शन जब कराई जाती है तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है यूरेनियम 233। क्या बनता है? यूरेनियम 233। अब समझिए मेरी बात, जो सेकंड स्टेज है PFBr, जो अभी भारत के द्वारा जिसका परीक्षण किया पूरा कर लिया गया है, तो यूरेनियम 233 ये बनता है। अब देखिए यूरेनियम 233 हमें यहां से प्राप्त हो गया। जो स्टेज 3 है जहां पर हमें ऑटोमेटेड ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी 700 ईयर्स तक, इसके अंदर यूरेनियम 233 प्लस थोरियम, क्या है, यूरेनियम 233 प्लस और क्या, थोरियम, इन दोनों को मिलाकर के जब रिएक्शन कराई जाती है तब इससे होगा क्या कि ऊर्जा अनंत समय तक आपको प्राप्त होती रहेगी। कितना? अनंत समय तक। अब आपको कुछ नहीं करना, यानी कि जितना भी इसमें रिएक्शन होकर के आपको बाद में निकलेगा, तो जितना प्लूटोनियम यहां से, मानो आपने 1 यूनिट यूज किया हुआ है यहां पर यूरेनियम और थोरियम, तो जो 233 यानी कि आपने 1 यूनिट यूज किया है, तो जब इसका अवशेष निकलेगा तो उससे वो हो सकता है कि 1.5 यूनिट्स आपको प्राप्त हो जाए। इसका मतलब है अभी आपको जो भी कंजप्शन आपका हुआ है उससे बढ़ के आपको प्राप्त हुआ है, और ये एक चरण बन जाएगा कि यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। क्लियर है? अब आपको मैंने बेसिक समझा दिया, हम इसके अब थोड़े से जो जटिल पार्ट है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं भारत की असीमित ऊर्जा और 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम और दूसरा पड़ाव। अब आपको समझ में आ गया होगा 3 चरण में कौन कौन से चरण है और दूसरा पड़ाव क्या है, ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्राकृतिक यूरेनियम जो प्राकृतिक यूरेनियम मैंने बता दिया, यूरेनियम 238। यूरेनियम जो प्राकृतिक यूरेनियम है उसको प्लूटोनियम के साथ क्रिया कराएंगे और प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली और प्लूटोनियम बनाना जो दूसरे चरण के रिएक्टर का मुख्य ईंधन है, जो मैंने आपको अभी समझाया है। अब देखिए वैश्विक उपलब्धि और वैश्विक उपलब्धि और लागत दस्ता। अब देखिए पश्चिम देशों ने लगभग $50 बिलियन खर्च किए और दशकों तक इस पर कार्य किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। पश्चिमी देशों से 50 गुना कम लागत पर भारत के द्वारा कितना, मात्र 1 बिलियन से भी कम में ये कार्य भारत के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है। और मैं पहले भी कितनी बार बताता रहा हूं कि देखिए अगर भारत के अंदर कुछ भी रिसर्च हो रहा है तो एक बात आप समझ लीजिए कि कोस्ट कटिंग तो आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, और इसी कोस्ट कटिंग की वजह से भारत उससे कम दामों पर तो चंद्रमा तक पहुंच जाएगा, मार्स तक पहुंच जाएगा, जितने में एक हॉलीवुड की मूवी बनती है। अब उसके अलग अलग रीजन है, मैंने सारी वीडियोस में आपको बताए हुए हैं। अब देखिए प्लूटोनियम और ये जो प्लूटोनियम जाएगा और थोरियम के साथ मिलकर दूसरा वाला रिएक्शन आप देख रहे होंगे, यह रिएक्टर जितना ईंधन प्लूटोनियम इस्तेमाल करता है उससे कहीं अधिक ये पैदा कर देता है। रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसने ये कार्य करके दिखाया है। केवल रूस और अब भारत के पास ही कॉमर्शियल स्केल पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, क्या बोलते हैं, पी पीवी, क्या बोलते हैं, पीएफबीआर। तो क्या पी का मतलब है प्रोटोटाइप और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो ब्रीड कर रहा है, बी से मतलब है ब्रीड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना यूज हो रहा है उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, तभी तो आप इसे ब्रीड कहेंगे। तो ब्रीडर, तो ये प्रोटोटाइप बना लिया गया, इसके इसीलिए बोला जा रहा है PFBR। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक, जो है भारत के द्वारा विकसित की गई। अब देखिए पूर्णतः स्वदेशी है। अब यूरेनियम 233 बनेगा, तीसरा वाला रिएक्शन अब आपको याद आएगा। अब इसे 500 मेगावाट रिएक्टर को पूरी तरीका से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह भारत का पूरी तरीका से आत्मनिर्भर अब भारत इसमें हो जाएगा। देखिए थोरियम से असीमित ऊर्जा किस तरीका से बनाई जाएगी, और थोरियम के भारत के पास में भंडार अच्छे हैं। दुनिया के अंदर भारत को देखा जाए तो लगभग 16 से 17% थोरियम के भंडार भारत के अंदर पाए जाते हैं। प्लूटोनियम और थोरियम दोनों जाएंगे, याद आ गया अब आपको, प्लूटोनियम और थोरियम दोनों असीमित ऊर्जा भारत के लिए प्रदान करेंगे। यूरेनियम 233 प्लूटोनियम की मदद से थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलकर 700 साल तक या असीमित समय तक आपको ऊर्जा की आवश्यकता आपकी पूरी होती रहेगी। अब देखिए भारत के ईंधन भंडार और ऊर्जा, थोरियम विश्व का 16 से 17% भंडार भारत के अंदर है।
700 वर्षों तक बिजली प्रदान इससे हो सकती है। वेपन ग्रेड प्लूटोनियम 700 किलोग्राम भारत के पास है, जो 130 से 210 परमाणु वारहेड्स बनाने के लिए क्षमता रखता है। और तीसरा है रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम, जो कि 10 से 11 टन भारत के पास है। परमाणु ऊर्जा के विस्तार के लिए यह आवश्यक है, तो भारत के पास में ये पर्याप्त मात्रा में है। अनंत ऊर्जा की ओर भारत के ऐतिहासिक कदम, स्टेज 2 क्रिटिकल। पश्चिमी देशों के, अब क्रिटिकल क्या है समझ गए ना मेरी बात। स्टेज 2 का क्रिटिकल का मतलब है कि जो एक मिनिमम टेम्परेचर जो था, जिसको इसे सहन करना था एक लंबे समय तक, वो टेम्परेचर ये सहन कर पाया है, इसीलिए बोलते हैं क्रिटिकल। ये बनाया गया, ये जो स्केल है, ये रिएक्टर है, ये अपने क्रिटिकल स्टेज को पार कर चुका है। पश्चिमी देशों के $50 बिलियन की विफलता के बाद भारत ने थोरियम आधारित भविष्य का जो द्वार है उसे खोल दिया है। पश्चिमी देश की विफलता बनाम भारत की सफलता। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका में लगभग $15 बिलियन लगाए गए, उसके बाद इन्होंने दशकों का समय लगाया, जब सफलता नहीं मिली तो प्रोजेक्ट को रद्द करना पड़ा। उसके बाद आप जापान का देखेंगे कि लगभग $12 बिलियन लगाए। 1995 1995 में मोन्जू रिएक्टर में आग लग गई और ये जो प्रोजेक्ट है ये विफल हो गया, फिर इनको भी इसे छोड़ना पड़ा। तीसरा, ब्रिटेन के द्वारा $8 बिलियन इसमें लगाए गए, विफलताएं मिलती रही, बाद में इससे छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। जर्मनी के द्वारा $6 बिलियन लगाए गए, सफलता नहीं मिली और इससे बाहर निकलकर आना पड़ा। लेकिन भारत के द्वारा लेस देन $1 बिलियन में इस सफलता को कलपक्कम PFBR क्रिटिकल इसको प्रदान, यानी कि सेकंड स्टेज क्रिटिकली जो टेस्ट है उसको सफलतापूर्वक कर लिया गया है। जापान टाइम्स इसे कवर करता है और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट्स बताती है कि जापान को इससे बाहर निकलना पड़ा था। 100 साल का ये सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल विजन है। ये पॉलिटिकल विजन नहीं, बल्कि हमारी सर्वाइवल की लड़ाई और हमारी सिविलाइजेशनल फाइट है। देखिए, हिरोशिमा नागासाकी के बाद शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त भारत का निर्माण, भावा का विजन, एक सभ्यता तभी जीवित रह सकती है जब वह ऊर्जा का दोहन करना सीख ले। चुनौतियां थी भारत के सामने, युद्ध, आर्थिक तंगी और 70 वर्षों की राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद यह विजन थमा नहीं और आज भारत के द्वारा इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ऊर्जा सुरक्षा बराबर राष्ट्रीय सुरक्षा। क्यों होता है ऐसा? आपने देखा कि किस प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध अभी भी जारी है, उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बिना किसी, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटरवे है, वहां पर किसी देश का कोई अधिकार नहीं है, उसके बाद भी ईरान की मुल्ला रिजीम के द्वारा वहां पर किस तरीका से $2 मिलियन लेकर के और ये आपके जहाज निकाले जा रहे हैं। और सोचिए कि वहां से पैसा ये वसूल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वसूला जा रहा है और ये देश की जो अपनी सुरक्षा है उसके लिए कहीं ना कहीं देश को कंप्रोमाइज करता है, अपनी पोजीशन से हटने के लिए मजबूर करता है। अगर देश के पास में अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत होंगे तो इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी और ज्यादा स्वतंत्र होने वाली है। देखिए, यूरेनियम एक पहेली है और पहेली क्यों बनता है? क्योंकि इसके आइसोटॉप्स होते हैं, इसीलिए। जैसे मैंने आपको बताया यूरेनियम के 235, 238, 234 ये हैं, लेकिन बाद में जब इसको फाइन किया जाएगा तो यूरेनियम 233 भी बनता है। तो ये यूरेनियम के नेचुरल ये 3 आइसोटॉप्स हैं, लेकिन एक यूरेनियम 233 भी है। उसी तरीका से जैसे आप जानते हैं प्लूटोनियम 240, 241, 242, तो ये जो आइसोटॉप्स होते हैं ये अपना आप में पहेली बन जाते हैं। अगर देखिए यहाँ पे यूरेनियम 235 ये क्या है? फिसाइल यानी विखंडनीय है। जो फिसाइल यानी विखंडनीय होता है उससे क्या होता है? ऊर्जा आप बना सकते हैं। ये अगर भारत का देखा जाए तो अगर ये है 0.7%, स्वाभाविक रूप से ये चेन रिएक्शन कर सकता है और चेन रिएक्शन करेगा, इसका मतलब है कि बिजली बनाने के लिए ये प्रयोग में आ सकता है। दूसरा है यूरेनियम 238, ये क्या है? ये फर्टाइल है, ये रिएक्टिव नहीं है। जब ये रिएक्टिव नहीं है तो सीधे ऊर्जा नहीं दे सकता। अब सीधे ऊर्जा नहीं देगा तो क्या करना पड़ेगा? वही जो मैंने अभी आपको बताया, रिएक्टर में इसको ट्रांसम्यूट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि रिएक्टर में डालो, इसके प्रारूप को चेंज करो, उसके बाद में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसको आप डालेंगे और उसके बाद में डिप्लेटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम आपको प्राप्त हो जाएंगे। और यही जो प्लूटोनियम आपको पास प्राप्त हुआ है, यही थोरियम के साथ अभिक्रिया करके यूरेनियम 233 बना लेगा और यही यूरेनियम 233 बाद में थोरियम के साथ में क्रिया करेगा और लगातार आपको अनंत समय तक ऊर्जा प्रदान करता रहेगा।
देखिए मुख्य समस्या हमारे पास यूरेनियम 235 कम है, यूरेनियम 238 बहुत ज़्यादा है। हमें एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो कि कचरे को ईंधन में बदल सके और वही ये कार्य पीएफबीआर करने वाला है। फास्ट ब्रीडर क्या है? जादू नहीं है, विज्ञान है। यहाँ पर वही है एटॉमिक अल्केमी को अगर आप देखेंगे तो एक यूनिट प्लूटोनियम और दूसरे किसके साथ मिला है? यूरेनियम 238। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर जाएंगे और इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करना शुरू करेंगे। उसके बाद में आपको क्या प्राप्त होगा? आपको बिजली प्राप्त हो जाएगी, ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और साथ ही साथ में जितना हमने ये लगाया है यहाँ पर एक यूनिट प्लूटोनियम के साथ में यूरेनियम 238, इससे हमको 1.5 यूनिट नया प्लूटोनियम प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ बिजली भी प्राप्त हो जाएगी। और यही वो प्लूटोनियम है जिसको हम बाद में यूरेनियम के साथ में मिलाएंगे, थोरियम के साथ मिलाएंगे और यूरेनियम 233 प्राप्त कर लेंगे। आइए, यह रिएक्टर जितना ईंधन खाता है उससे अधिक ईंधन पैदा करता है। यह डिप्लेटेड यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदल देता है और प्लूटोनियम 239 जाकर के लास्ट में किस में यूज हो जाता है? थोरियम के साथ मिलकर अनंत रूप से हमको ऊर्जा प्रदान करता है। अब PHWR आप जानते हैं कि स्टेज 1 यही होती है। अभी तक तो आप देख रहे होंगे कि PHWR से ही जो हमारा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कच्चे माल के रूप में नेचुरल यूरेनियम जिसे यूरेनियम 238 बोलते हैं, इसका प्रयोग होता है। रिएक्टर जिसमें काकरा पार हो गया, रावत भाटा हो गया या भारत के अंदर जितने भी ये रिएक्टर्स हैं इनमें ये प्रयोग होता है। उसके बाद में आउटपुट में दो चीज निकलती है जो मैंने आपको शुरू में बताई। पहला क्या है? आपको बिजली मिल जाएगी, क्लियर। और दूसरा क्या है कि आपको डिप्लेटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों प्राप्त हो जाएंगे। अब आपको ये दोनों प्राप्त हो गए, अब आपको सेकंड स्टेज में क्या चाहिए? सेकेंड स्टेज में क्या चाहिए? प्लूटोनियम चाहिए आपको। और यही प्लूटोनियम बाद में थोरियम के साथ मिलकर यूरेनियम 233 का निर्माण कर देगा और यही यूरेनियम 233 थोरियम के साथ मिलकर के आपको अनंत समय तक ऊर्जा प्राप्त करेगा। हमारी वर्तमान स्थिति यह स्टेज चालू है। हम प्रतिवर्ष 400 से 500 केजी प्लूटोनियम बना रहे हैं जो अगले स्टेज का ईंधन है। अब दूसरा स्टेज आता है जिसे हम बोलते हैं पीएफबीआर, यानी कि पी तो सिर्फ प्रोटोटाइप है, दूसरे यहां देखिए ये है एफबीआर, इसका मतलब है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और ब्रीडर मतलब कुछ जनरेट कर रहा है, तो जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा? थर्ड स्टेज के लिए जनरेट करने वाला है क्या? प्लूटोनियम, क्लियर है। तो प्लूटोनियम जनरेट करेगा जो थोरियम में मिलाया जाता है और यूरेनियम 233 बनेगा और यही अंत में जाकर के थोरियम और यूरेनियम 233 मिलकर के आपको क्या बना देंगे? अनंत समय तक ऊर्जा। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया है। द हिंदू के द्वारा बताया गया कि स्टेज 2 न्यूक्लियर प्रोग्राम एंटर्स क्रिटिकली। देखिए इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, इंडियन एक्सप्रेस कहता है कलपक्कम पीएफबीआर अचीव्स माइलस्टोन। और माइलस्टोन क्यों है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। 50 मेगावाट भवानी 100 विम कलपक्कम पीएफबीआर। अब देखिए ट्रिब्यून का आर्टिकल है, फास्ट ब्रीडर गोज टू क्रिटिकली मेजर स्टेप्स। तो पूरी दुनिया के द्वारा 7 अप्रैल 2024 प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नियंत्रण चैन रिएक्शन सफल हुआ था। स्वदेशी डिजाइन 500 मेगावाट का रिएक्टर भवानी द्वारा निर्मित है। रूस के बाद वाणिज्यिक स्तर पर यह तकनीक केवल भारत के पास है। अब प्लूटोनियम का गणित और शक्ति का और शांति का अगर आप एक कंपैरिजन देखते हैं, हथियार ग्रेड के लिए प्लूटोनियम 239 डोमिनेट रूप से यूज में आता है। बम बनाने के लिए प्लूटोनियम 239 की आवश्यकता है, जबकि जब हम रिएक्टर की बात करते हैं तो प्लूटोनियम 240 डोमिनेंट रूप से प्रयोग किया जाता है बिजली बनाने में। इसे हम कह सकते हैं शांति के लिए यूरेनियम और बाद में इसको प्लूटोनियम का यूज। देखिए भारत का भंडार 700 केजी के आसपास ये है जो कि 130 से लेकर के 200 वॉरहेड्स बनाने के लिए पर्याप्त है। जबकि अगर हम प्लूटोनियम 240 देखेंगे तो भारत के पास में 10 से 11 टन इसके भंडार हैं। क्षमता एफबीआर प्रतिवर्ष 35 बम जितना प्लूटोनियम बना सकता है। भारत का लक्ष्य क्या है? बम बनाना नहीं बल्कि यूरेनियम 233 बनाना, ताकि हम जो थर्ड स्टेज है जिसे हम बोलते हैं AHWR, इसके लिए ईंधन जुटा सकें। हम हथियारों की होड़ में नहीं हैं। हमारे स्टेज 2 का मुख्य उद्देश्य अहिंसा और 700 वर्षों तक ऊर्जा की सुरक्षा प्राप्त करना है। अब वही है, देखिए प्रचुर भंडार भारत के अंदर इसका थोरियम का पाया जाता है। दुनिया का 16 से 17% थोरियम भारत के पास है। हमारे समुद्री तटों पर इसका रेत के रूप में पाया जाता है। सीधा उपयोग नहीं हो सकता। थोरियम स्वाभाविक रूप से फिसाइल नहीं होता, विखंडनीय नहीं होता। और जादुई प्रक्रिया जब इसे स्टेज 2 के रिएक्टर में डाला जाता है तो यूरेनियम 233 में इसको बदल दिया जाता है कि जो फिसाइल होता है और इसके साथ चेन रिएक्शन हो सकती है। अब है असीमित ऊर्जा का अंतिम चरण, थर्ड स्टेज। ये भारत का अब नेक्स्ट लक्ष्य है जिसमें थोरियम
और यूरेनियम 233 जो हमें सेकंड स्टेज से प्राप्त हुआ है, इसको हम डालेंगे एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर के अंदर, AHWR के अंदर, और यहां से आपको लगातार बिजली बनती रहेगी और अधिक यूरेनियम बिजली बनेगा, और अधिक यूरेनियम 233 बनेगा, फिर इसे थोरियम के साथ डालेंगे तो लगातार आपको बिजली प्राप्त होती रहेगी। 700 वर्षों की ऊर्जा सुरक्षा। एक बार ये चक्र शुरू हो गया तो हम बाहरी ऊर्जा पर निर्भरता हमारी खत्म हो जाएगी, सदियों तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेगा भारत। तो वही जो मैंने आपको बताया है, स्टेज 2 केवल एक जनरेटर नहीं है, यह मास्टर की है जो स्टेज 1 के कचरे को स्टेज 3 के लिए ईंधन में बदलती है। और देखिए 2047 का रोड मैप, यूरेनियम 233 का डबलिंग टाइम। वर्तमान स्थिति, भारत 5 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा कर रहा है। दशक का लक्ष्य है कि 4 से 6 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में लगाए जाएंगे। उसके बाद में 30 से 40 वर्षों में यूरेनियम 233 का उत्पादन किया जाएगा। जब ये चक्र पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में 2047 में हमारा लक्ष्य है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हम प्राप्त कर सकें, और भारत इसकी ओर आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। यह एक सरकार का कदम नहीं है, मैंने जैसा कि बताया, ये एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है। प्रमाणित साक्ष्य क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। IAEA रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के नॉन IAEA और रिएक्टरों की स्थिति तथा प्लूटोनियम उत्पादन में अधिकाधिक आंकड़े ये जारी किए हैं IAEA, जो कि पूरी दुनिया के अंदर यूरेनियम और परमाणु हथियारों से संबंधित जो भी जानकारी होती है जुटाती है और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब देखिए दूसरा है वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन की रिपोर्ट क्या कहती है। भारत के पास में थोरियम के 16 से 17% भंडार है, जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण 2023 में रिपोर्ट आई थी, ये बताती है। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी बुक क्या कहती है। होमी भाभा का विजन और वेस्टर्न फास्ट ब्रीडर बजट 50 बिलियन बर्न हो गया, लेकिन वो कभी भी इसको बना नहीं पाए, और भारत दूसरा दुनिया का ऐसा देश बन गया है जिसने इस तरीका के हाईटेक में अपनी महारत दुनिया को हासिल करके दिखाई है। फ्रेंड्स, 2 प्रश्न हैं जो आपको बिल्कुल जानने चाहिए, क्योंकि आप कमेंट भी करते। पहला है, क्रिटिकलिटी अचीव करने का क्या मतलब है। आया ना इसमें अंदर कि क्रिटिकलिटी क्या है। इसका अर्थ है कि रिएक्टर के कोर में न्यूक्लियर विखंडन, कोई चेन रिएक्शन अब आत्मनिर्भर सेल्फ सस्टेन हो गई है, जो कि सुरक्षित भी है। क्लियर, यानी कि अब ये रिएक्शन खुद से खुद चलने शुरू हो चुकी है, इसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी। अब दूसरा प्रश्न भी देखिए, खतरनाक सोडियम कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता है। अब इस, क्योंकि आप जानते होंगे जो रिएक्टर्स होते हैं, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया, जो वाटर रिएक्शंस जिसमें हम बोलते हैं PHWR, इसके लिए आप जब रिएक्शन होती हैं तो उसको मंदा भी करना पड़ता है ताकि हीट को कम किया जा सके। उसके लिए हम हैवी वाटर का प्रयोग करते हैं, अब आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन इसके अंदर जो मंदक है, जो कूलेंट है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम कूलेंट। सोडियम कूलेंट का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो न्यूट्रॉन है उनकी गति, उनको कम ना किया जाए। सोडियम गर्मी को सोख लेगा, लेकिन न्यूट्रॉन की जो गति है उसको धीमा नहीं होने देगा, नहीं तो फास्ट ब्रीडर कहां से बनेगा सोचिए। तो इसमें आ रहा है F, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो इसमें 2 चीज समझ में आ गई होंगी। तो जो PHWR रिएक्टर्स होते हैं उनमें जो रिएक्टर्स चेन होती है वो भी मंदी पड़ जाती है। तो लेकिन इसके अंदर आपको जो इलेक्ट्रॉन्स, जो प्रोटॉन्स है, उनका उनका जो न्यूट्रॉन्स है उनकी गति को प्रभावित नहीं करना है, सिर्फ आपको हीट को कंट्रोल करना है। क्लियर है मेरी बात। तो इसीलिए इसमें सोडियम कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखना है आपको। तो आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत ज्यादा टेक्निकल था, मैंने आपको दूसरों से आपको अलग करके समझाया है ताकि आप बिल्कुल समझ सके, और जब भी इस पर कोई आर्टिकल आएगा तो आप आसानी से इसे पढ़ के इसका एक कोर वैल्यू समझ सकते हैं कि अब आने वाले समय में ये न्यूज़ में रहेगा और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट आए हैं। फ्रेंड्स, बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो एक बार और रिवाइंड करके देख लेना, वीडियो समझ आ जाएगा। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।